आज क्लास 8 के सोशल साइंस में हिस्ट्री विषय का चैप्टर 4 ट्राइबल्स द कूज एंड द विजन ऑफ ए गोल्डन एज। दिस इज चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री बुक क्लास 8 एनसीईआरटी। तो बिरसा मुंडा जी जो है उस समय उन्होंने ये प्रोक्लेम किया कि वो भगवान के द्वारा भेजे हुए ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों के दुख दूर करने के लिए आए हैं। उन्हें खुद को शक्तियां प्राप्त हैं, ऐसी चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त हैं जिससे वो लोगों का दुख दूर कर सकते हैं और यही उनका काम है। गॉड ने उनको ये काम सौंप के भेजा हुआ है। तो खासकर जो उनकी कम्युनिटी के मुंडाज लोग हैं ना और बाकी ट्राइबल्स हैं, तो उनमें जो है वो दिकूज लोगों से, दिकूज किनको कहते थे, वो आउटसाइडर्स को कहते थे, बनी लैंडर्स, बिट्सर्स है ना, इन सबको, इनके दुखों से उनको निजात दिला सकते थे बिरसा मुंडा जी, ये उनका कहना था। और लोगों को जो स्लेवरी है, लोगों की स्लेवरी है, इनके प्रति इन लोगों की जो अधीनता लोग करना पड़ते हैं, उससे वो मुक्ति दिलाने के लिए आए हुए। जल्द ही हजारों लोग उनके फॉलोअर्स बन गए, मुंडा जी के फॉलोअर बहुत से हो गए, हजारों लोग हो गए। और अन्य ट्राइबल हैं ग्रुप्स हैं जैसे कि संथाल है, ओराव हैं, ये लोग भी ब्रिटिश शासन द्वारा लाए गए चेंजेस की तथा उनसे उपजी जो प्रॉब्लम्स हैं, है ना, ब्रिटिश शासन ने चेंज लाया हुआ था इनकी सोसाइटी में या हमारे यहाँ ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या बाकी चीज़ों में, उसकी वजह से ट्राइबल्स जो है काफ़ी दुखी थे। और उससे, क्योंकि इससे उनका लाइवलीहुड प्रभावित था, तो इसलिए, और धर्म भी प्रभावित था, इसलिए इसमें चेंज चाह रहे थे कौन, ट्राइबल्स लोग। अब ज़्यादातर ट्राइबल्स जो हैं उनके कस्टम्स तथा जो रिचुअल्स हैं वो ब्राह्मणों द्वारा इस्टेब्लिश किए गए कस्टम्स और रिचुअल्स से अलग थे, उनको फॉलो नहीं करते थे। जो बाकी सोसाइटी है, ब्राह्मण के द्वारा बनाए गए रूल्स, ब्राह्मण के द्वारा बनाए गए रूल्स फॉलो करती है, रिचुअल्स से सभी। लेकिन ट्राइबल्स लोगों का ये जरा अलग ही था, अपना रिचुअल्स और सोशल कस्टम्स वगैरह। और ट्राइबल सोसाइटी में सामाजिक डिवीजन उतना शार्प नहीं था जैसे कि ब्राह्मण द्वारा स्थापित समाज में है, उस तरह से सोशल डिवीजन उतना शार्प नहीं था, यानी डिफरेंशिएशन सोसाइटी का उस तरह से नहीं था जैसे कि ब्राह्मण द्वारा स्थापित बाकी सोसाइटी जिसमें हम लोग रहते हैं, आप लोग रहते हैं ना, जनरली उनके। अब सभी जो एक ही ट्राइबल ग्रुप के थे वो एक ही किनशिप माने जाते थे। किनशिप यानी आप समझ सकते हैं नातेदारी जैसे, तो किनशिप के माने जाते थे, एक ही रिश्तेदार के जैसे माने जाते थे। हालांकि उनमें भी सामाजिक आर्थिक विभिन्नता मौजूद थी, ऐसा नहीं कि सब इकोनॉमिकली सेम थे, उनका इकोनॉमिक स्ट्रेंथ सेम थी, स्टेटस सेम था, सोशल नहीं, अंतर था, लेकिन उस तरह से जितना ज़्यादा डिवीजन ब्राह्मण द्वारा बनाए गए सोसाइटी का था उतना नहीं था, है ना। अब पढ़ते हैं, हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप लिव, अपनी जीविका कैसे चलाते थे ट्राइबल ग्रुप। तो 19th सेंचुरी में ट्राइबल ग्रुप जो है भारत के अलग अलग भागों में कई काम करते थे, है ना। पहला है फर्स्ट टू झूम कल्टीवेशन। अब झूम कल्टीवेशन क्या होता है, इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन, पेंदा भी बोलते हैं, अलग अलग जगहों में दुनिया के बहुत से भागों में प्रैक्टिस किया जाता है ये, और बहुत पुराने प्रकार का प्रिमिटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। तो इसमें इसको आदिवासी करते थे कौन, मुंडा लोग, जिनके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही झूम कल्टीवेशन कहा जाता था। इसमें फॉरेस्ट को छोटे छोटे पैचेज में बांट दिया जाता था और वहाँ पे जंगलों को काट दिया जाता था, पेड़ों को गिरा दिया जाता था, जब सूख जाते थे तो उनको जला दिया जाता था, और जो एसेज हैं उसमें पोटास वगैरह मिलता है जो कि न्यूट्रिएंट्स है सॉइल के लिए, उसी में फिर ये लोग विदाउट यूज ऑफ ट्रैक्टर्स है ना, और कोई भी इम्प्लीमेंट यूज नहीं करते थे, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, सिंपल हाथ से हो से गड्ढे बना लेते थे, उसी में सीड सोइंग का काम करते थे और हार्वेस्ट आने पर उसको, है ना। तो ये जो है सिंपल तरीका था। ये सीड को ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता, ब्रॉडकास्ट करने का मतलब है छिटक कर बोना, है ना, जैसे सिस्टमेटिक सीड ड्रिल होता है ट्रैक्टर में, इस तरह का सिस्टम इनके पास नहीं था। तो अब दूसरा क्या है, और प्लाव भी ये लोग नहीं करते थे क्योंकि इनके पास ट्रैक्टर नहीं था। अब सम वर्स हर्डर्स एंड फूड गैदरर्स। तो अब हर्डर्स किसको बोलते हैं, हर्डर्स वो होते हैं जो कि एनिमल्स को एक ग्रुप बना के उनको रखते हैं, उनको बोलते हैं हर्डर्स। और गैदरर्स वो होते हैं जंगलों से फूल फल
पेड़ों की जड़ें ये सब इकट्ठे करते हैं अपने फूड मटेरियल के रूप में, उनको बोलते हैं गैदरर्स। तो कुछ ट्राइबल ग्रुप जैसे कि खोंड्स जो है, जैसे एमपी में गोंड्स होते हैं, वैसे खोंड्स एक ट्राइबल ग्रुप है। तो खोंड्स जो है ओडिशा में रहते हैं, है ना। तो वो क्या करते थे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करते थे, तो उनको क्या बोलेंगे, गैदरर, है ना। वो कलेक्ट करते थे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जितने भी चीजें। अब आता है कि जैसे ऑयल के लिए ये महुआ पर निर्भर करते थे, महुआ की सीड से ऑयल प्रेस करके निकाला जाता था। लोकल महुआ के को कलेक्ट करते थे और उस फॉरेस्ट प्रोडक्ट से अपने ऑयल की जरूरतों को पूरा करते थे। ये अपनी जरूरतों की चीजें प्राप्त करने के लिए लोगों में इन आप एक्सचेंज सिस्टम था, यानी कि ये बार्टर सिस्टम जैसा यूज करते थे। मनी पे करके चीजों को खरीदना नहीं, क्या करता, एक चीज के बदले चीज एक्सचेंज करते थे, बार्टर सिस्टम जो है इनमें था। ये और जॉब्स भी करते थे, जहाँ भी कोई भी काम मिल जाए, क्योंकि इनका जॉब के लिए काम करने के लिए तो और जॉब्स करते थे। और कुछ जो है पीजेंट्स के खेतों में भी काम करते थे, जो बड़े पीजेंट्स जिनके कई एकर्स ऑफ लैंड है, उनके यहाँ ये लेबरर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स के रूप में काम करते थे। हालांकि नाम की जो ट्राइबल ग्रुप है, वो अपने आप को इस कामों से दूर रखती थी। वो नहीं चाहती थी कि दूसरों के यहाँ काम करें, है ना, क्योंकि अपने को जंगलों का या धरती का पुत्र समझते थे, तो दूसरों के यहाँ लेबर का काम करना उनके वो अपने शान के खिलाफ मानते थे। अब ट्राइबल लोगों में ट्रेडर्स तथा मर्चेंट पर निर्भर करते थे अपनी जरूरतों के लिए। जो भी ट्रेडर्स हैं और मर्चेंट्स हैं उन पर, और मनी लैंडर्स हैं उन पर ये निर्भर किया करते थे। मनी लैंडर्स इनसे बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन इनको दिया करते थे। तो इसलिए कर्ज और गरीबी में पड़ जाते थे, क्योंकि लोन पे नहीं कर पाते थे, पे बैक करना इनके लिए बहुत मुश्किल था, इतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता था, इसलिए पे बैक नहीं कर पाते, तो गरीबी के चक्र में ये फंस जाते थे। मनी लैंडर्स और आउटसाइडर्स को अपने सारे दुखों का कारण मानते थे, क्योंकि इन्होंने इनकी आर्थिक दशा को खराब कर दिया था। अब पर्दे कुछ हार्डिंग करते थे। अब बहुत से ट्राइबल ग्रुप जो है हार्डिंग और एनिमल रेयरिंग करते थे। दे केप्ट एनिमल्स लाइक कैटल, है ना, गोट, शीप एक्सेट्रा। तो वो पास्चुरिस्ट भी थे, जो कि अपने हर्ड या कैटल को ग्रासलैंड की तलाश में, पास्चर्स की तलाश में इधर उधर जाते थे, साथ में अपने शीप्स वगैरह हैं इन सबको ले जाते थे, है ना। तो अकॉर्डिंग टू सीजन, सीजन टू सीजन ये अपना माइग्रेट करते रहते थे। जैसे पंजाब में वन गुज्जर, आंध्र प्रदेश में लबादी, है ना, ये कैटल हर्डर्स थे, कैटल रखते थे, जैसे काउज हैं, बुलक्स हैं, एक्सेट्रा। और ये कश्मीर में बकरवाल जो है, ये गोट्स को, बकरियों को रखते थे। अब सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन, इसमें से ऐसा नहीं था कि सब लोग नॉमेडिक लाइफ जीते थे, कुछ जो है सेटल्ड लाइफ शुरू कर दिया था कुछ ट्राइबल ग्रुप्स ने। वो क्या करते थे, एक जगह रह के और अपना एग्रीकल्चर का काम करते थे। 19th सेंचुरी के पहले से ही कुछ जो है ट्राइबल ग्रुप्स एक जगह सेटल हो गए और अपने खेतों में कल्टीवेशन करने लगे। जमीन पर उन्हीं का अधिकार था, और कुछ केसेस में तो लैंड पूरी क्लैन की होती थी, है ना, जो एक ही जातियों के लोगों का जो क्लैन यानी गोत्र कह सकते हैं, वंश जो है, तो उस पूरे गोत्र या वंश की ही जमीन मानी जाती थी। और उन लोगों की जिन्होंने सबसे पहले उस जमीन को साफ किया था, है ना, और उस जमीन पर उनका ही हक माना जाता था, उसी क्लैन का जिसने पहले उस एरिया में जाके उस जमीन को साफ किया, फॉरेस्ट को कट किया, है ना, द चॉप्ड द ट्री, है ना, इस तरह से। अब एक ही क्लैन में एक ही क्लैन में ज्यादा ताकत अर्जित करने वाले लोग भी थे, और कुछ लोग इसलिए चीफ्स बन गए, उनका हेड जैसे बन गए, वो उस क्लैन के मुखिया बन गए, उसको वही गाइड करते थे, है ना। और दूसरों को जमीन ये किराए पर भी देते थे, क्योंकि उनके पास काफी जमीन थी, तो किराए पर देते थे, खेती खुद नहीं करते, दूसरों से करवाते थे। ब्रिटिश अधिकारी जो है सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स को, जैसे कि गोंड्स हैं और संथाल हैं, है ना, को इनको ज्यादा श्रेष्ठ मानते थे कि इनसे हंटर्स और गैदरर्स से, जो जो नॉमेडिक लाइफ जीते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, उनकी तुलना में ब्रिटिशर्स को लगता था कि जो सेटल्ड कल्टीवेशन करने वाले ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ये ज्यादा सेफ हैं, क्योंकि इनको कंट्रोल करना ज्यादा आसान है ना, ये ज्यादा सभ्य हैं, सिविलाइज्ड हैं, इनको कंट्रोल करना आसान है, ठीक है। और इनकी जमीनों से टैक्स वगैरह भी, उनको रेवेन्यू वगैरह भी लेना आसान होता होगा, क्योंकि एक जगह रहते थे। अब आता है हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ। तो कॉलोनियल रूल मतलब ब्रिटिशर का रूल जो है, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं कॉलोनियल रूल, और उसने ट्राइबल ग्रुप्स की लाइफ को कैसे अफेक्ट किया। तो
फर्स्ट पढ़ेंगे कि जो उस समय ट्राइबल चीफ्स होते थे उनका लाइफ कैसे चेंज हुआ। तो ब्रिटिशर्स के आने के पहले ट्राइबल चीफ जो है काफ़ी उनकी स्थिति मजबूत थी, इम्पोर्टेंट लोग थे वो, और अपने टेरिटरी को एडमिनिस्टर करते थे, वहाँ पर प्रशासन का जैसा उनको जिम्मेदारी मिली हुई थी। कुछ क्षेत्रों में उनकी खुद की पुलिस भी होती थी, और लैंड जो है लोकल रूलर्स को ही वो रूलर्स को ही डिवाइड करते थे, है ना। अब परंतु ब्रिटिश लोकल रूल उस लैंड के लोकल रूल्स, इसको फिर सुन लीजिए, लेट मी रिपीट द सेंटेंस। लोकल रूल्स जो है उस एरिया का वही डिसाइड करते थे, कौन? चीफ्स, उस एरिया के ट्राइबल चीफ। परंतु ब्रिटिश रूल के आने से उनकी शक्ति में काफी कमी हो गई। अब क्या हुआ, अब उन्हें अपने लैंड पर टाइटल रखने की अनुमति तो दी गई, लेकिन और ये साथ में वो अपने लैंड को किराए पर भी दे सकते थे, पर उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स थे उनको कट कर दिया गया, उनको ले लिया गया, और उन्हें अब ब्रिटिश लॉज को मानना पड़ता था। जो रूल्स रेगुलेशन लॉ ब्रिटिश ने स्टेब्लिश किए थे उसके हिसाब से चीफ्स को, ट्राइबल चीफ्स को भी चलना पड़ता था। अब ब्रिटिशर्स को जो है यहाँ तक कि ट्रिब्यूट भी पे करना पड़ता था, है ना, टैक्स जैसा या कर जैसा उनको, कौन? ट्राइबल चीफ्स भी अब ब्रिटिशर्स को ट्रिब्यूट देते थे। और ट्राइबल ग्रुप्स को डिसिप्लिन करना पड़ता था, डिसिप्लिन रखने की जिम्मेदारी दे दी गई किनको? ट्राइबल चीफ्स को। लोगों पर उनके अधिकार कम हो गए थे। तो ये जो है चेंजेज आए ट्राइबल चीफ्स की लाइफ में। अब व्हाट हैपेंड टू शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे उनके लाइफ में क्या चेंजेज आए ब्रिटिश रूल के आने? ब्रिटिश लोगों से असंतुष्ट थे। क्यों? उन लोगों से, किन से? जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे या नॉमेडिक लाइफ जीते थे, क्योंकि वो फिक्स होम में नहीं रहते थे, तो उनको डर था कि कहीं आएंगे जाएंगे, है ना, रिस्की था उनका लाइफ, उनको ऐसा लगता था। और वे ट्राइबल ग्रुप्स के सेटल डाउन हो जाएं ऐसा चाहते थे, ब्रिटिशर चाहते थे, और पीजेंट्स कल्टीवेटर्स बन जाए, है ना, ताकि एक जगह रहें, क्योंकि इन्हें कंट्रोल करना ब्रिटिशर के लिए आसान था एक जगह रहने वालों को। इसलिए इनसे, इसके अलावा इनकी जमीन जो होती है, एक जगह एग्रीकल्चर करते तो इनकी जमीन से रेवेन्यू मिलता ब्रिटिशर को, और ये ब्रिटिश रूल फॉलो करते। जब नॉमेडिक लाइफ जीते थे तब इस तरह के रूल फॉलो करना न करना इनके लिए इनकी इच्छा पर था, है ना। इसलिए तो ब्रिटिशर ने लैंड को मेजर कराया और उसकी रेवेन्यू फिक्स कर दिया। कुछ पीजेंट्स को लैंड ओनर्स डिक्लेयर किया कि कुछ ये लैंड के जो ओनर्स रहेंगे, है ना, और बाकी को टेनेंट्स। टेनेंट मतलब दूसरे की जमीन में खेती करते हैं, मतलब इस तरह का खेती, जमीन दूसरे की जमीन में काम करते हैं, दूसरे की जमीन को रेंट पर लेकर। तो लैंड ओनर्स को तथा लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ता था। लैंड ओनर जो है वो स्टेट को लैंड रेवेन्यू पे करते थे, स्टेट को मतलब ब्रिटिशर्स को। हालांकि ब्रिटिश लोगों का यह प्रयास ज्यादा सफल नहीं हो पाया, क्योंकि झूम कल्टीवेटर्स ने जिन्होंने कि सेटल एग्रीकल्चर को अपनाना उनके लिए आसान भी नहीं था, उन्होंने अपनाया भी नहीं, क्योंकि, है ना, हालांकि शिफ्टिंग कल्टीवेटर से उपज कल्टीवेशन से उपज कम होती थी, लेकिन फिर भी वो उसको ही अच्छा मानते थे। तो नॉर्थ ईस्ट में झूम कल्टीवेटर्स जो है उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, इसलिए ब्रिटिशर्स को शिफ्टिंग कल्टीवेशन कुछ क्षेत्रों में जारी रखने की अनुमति देनी पड़ी। अब फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट, फॉरेस्ट लॉज जो बनाया गया रिगार्डिंग फॉरेस्ट, ब्रिटिशर ने जो रूल बनाया उसमें क्या उसका असर रहा? तो फॉरेस्ट लॉज में जो चेंज किया गया उससे ट्राइबल लाइफ में काफी ज्यादा असर पड़ा। ट्राइबल लोग जंगलों में रहते थे ऑब्वियसली, और उनके लाइफ में असर पड़ा जो फॉरेस्ट के लॉ है ब्रिटिशर्स ने बनाया। ब्रिटिश लोगों ने फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। इसके पहले ट्राइबल उसका अपना अधिकार समझते थे कि जंगलों के पुत्र अपने आप को मानते थे, जंगलों में रहते थे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट करते थे। लेकिन अब ब्रिटिशर ने कहा कि ये जो है स्टेट की प्रॉपर्टी, यानी तो उन्हीं लोगों की, ब्रिटिशर्स की प्रॉपर्टी। कुछ फॉरेस्ट को रेवेन्यू फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया। रिजर्व फॉरेस्ट मतलब उन इलाकों में, क्योंकि यहाँ पर टिम्बर को सिर्फ ब्रिटिशों की जरूरत सिर्फ ब्रिटिशर्स को होती थी, तो इसलिए उसको रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया। इसमें झूम कल्टीवेशन अलाउ नहीं था, माइनिंग अलाउ नहीं थी, फ्रूट कलेक्शन और कटिंग ऑफ फॉरेस्ट भी अलाउ नहीं था, है ना। ये सारी चीजें प्रोहिबिट कर दी गई थी। अब परंतु ट्राइबल्स को फॉरेस्ट में रहने से रोकने पर ब्रिटिशर को फॉरेस्ट में रहने से रोकने पर ब्रिटिशर्स को पेड़ काटने के लिए
लेबर मिलना मुश्किल हो गया। अब जो कि ट्राइबल्स को शिफ्ट कर दिया गया, जंगल में अनुमति नहीं थी अंदर जाने की, तो फिर अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए पेड़ों को कौन काटेगा, टिम्बर्स कौन निकालेगा, तो ये प्रॉब्लम हो गई। तो ब्रिटिशर ने कुछ शर्तों के साथ उनको वहां रहना अलाउ कर दिया, किसको, ट्राइबल्स को, जंगलों में रहने के लिए। क्योंकि रेलवे स्लीपर को बिछाने के लिए उनको काटना पड़ता था पेड़ को, और उसके लिए लेबरर्स की जरूरत थी, जो कि ट्राइबल आसानी से उपलब्ध थे क्योंकि जंगलों के आसपास से वहीं रहते थे। तो लेबर्स मिलना मुश्किल होने से रोकने के लिए उन्होंने, ब्रिटिशर ने अलाउ कर दिया कि आप कुछ हद तक जंगलों में रह सकते हैं कुछ शर्तों के साथ। अब लेबर उपलब्ध होने लगे उन्हें, ब्रिटिशर को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए चीप लेबर मिलना आसान हो गया। अब कई ट्राइबल ग्रुप्स ने नए फॉरेस्ट लॉज का विरोध किया, जो फॉरेस्ट लॉ इंट्रोड्यूस किए गए थे, चेंज किया गया था, उसको विरोध किया गया और नए कानून को इलीगल घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि नए कानून को हम नहीं मानेंगे, जो प्रैक्टिस जो करते आ रहे थे वो करते रहेंगे, उन्होंने ये कहा। तो कभी कभी तो वो खुल के विद्रोह कर दिए करते थे ट्राइबल्स। इस तरह का एक रिवोल्ट 1906 में आसाम में संग्राम संगमा ने किया। इसी तरह का एक रिवोल्ट जो है 1900 के 30 डेकेड में सेंट्रल प्रोविंसेस में भी हुआ, जो उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब प्रॉब्लम विद ट्रेड, तो 19 सेंचुरी में के टाइम में ट्राइबल ग्रुप को लगा कि ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स जो हैं वो फॉरेस्ट से में ज़्यादा आने लगे। उनको ऐसा उन्होंने महसूस किया कि ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स जो उनको पैसे उधार देते थे और व्यापारी जो है फॉरेस्ट में ज़्यादा आने लगे, तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट वो खरीदते थे और इसके अलावा कैश लोन दे दिया करते थे, है ना, इनको, ट्राइबल लोगों को, और फिर उनको मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर करते थे। कम कम दामों में उनकी चीज़ें भी खरीद लेते थे, उनको पहले से एडवांस में कैश दे देते थे और फिर मजबूर करते थे कि हमारे यहाँ कम दामों में कम मजदूरी पर काम करो। 18वीं सेंचुरी में इंडियन सिल्क की यूरोप में डिमांड बढ़ गई थी और इंडिया में जो है, इंडिया से एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया था, काफ़ी एक्सपोर्ट हो रहा था सिल्क का, और कंपनी के ऑफिशियल्स जो है सिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रहे थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट घटना उस समय की थी। अब आज के झारखंड के हजारीबाग में संथाल जो है ट्राइबल ग्रुप, वो कोकून्स को उगाता था जिसमें से सिल्क निकालते हैं, सिल्क का थ्रेड बनता है। तो ट्रेडर्स इन्हें लोन दे देते थे और सस्ते में खरीद लेते थे। जैसे एक कोकून को सस्ते में खरीदते और फिर मिडिल मैन जो है इसको काफी फायदे में लेकर, यहाँ तक कि 5 गुनी कीमत पर बेचते थे, कहाँ, गया या वर्धमान में, जहाँ पर ऊन का काम होता वर्धमान। तो अब सिल्क ग्रोवर्स को बहुत कम लाभ मिल पाता, जो किसान है सिल्क को ग्रो करते थे, रेशम के कीड़े को पालते थे, उनको कम लाभ मिल पाता था और मिडिल मैन पूरा लाभ ले जाते थे। और कई ट्राइबल ग्रुप्स जो है वो ट्रेडर्स को अपना शत्रु मानते थे, उनको लगता था कि सारा फायदा ये ले जाते हैं ट्रेडर्स, जो हमें कुछ मिलता नहीं, मेहनत हम करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है द सर्च फॉर वर्क। तो ट्राइबल काम की तलाश में निकल पड़ते थे, उनके पास काम नहीं था, लेबरर एज ए लेबरर काम करते थे वो, क्योंकि उनकी दशा इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। तो लेट 19th सेंचुरी में टी प्लांटेशन शुरू हो गए, जहाँ पर चाय का प्लांट लगाए जाते हैं वहाँ पर टी, तो ये आसाम में खासकर। इसके अलावा माइनिंग की शुरुआत हो गई थी, ज़मीन के अंदर से मिनरल्स निकालना माइनिंग कहलाता है। तो ये काम जो शुरू हो गए थे, तो इन इंडस्ट्रीज में काम करना उनके लिए आसान था, तो वो ट्राइबल जो है काम की तलाश में आसाम के बागानों में, चाय बागानों में, टी गार्डन्स में तथा झारखंड में माइनिंग एरियाज में ये जाते थे काम करने के लिए। अब पढ़ते हैं इसका एक समरी जो, तो 19th एंड 20th सेंचुरी में ट्राइबल ग्रुप्स देश के अलग अलग भागों में लॉज में चेंज के विरोध में विद्रोह करने लगे थे। उनको लगा जो ब्रिटिशर लॉ है ये हमारे फेवर में नहीं है, हमें काफ़ी नुकसान है। उनकी लाइवलीहुड तक अफेक्ट हो गई थी। और इसके पहले के कामों में, जैसे उनके पहले जो काम वो करते थे उनमें दखलंदाजी कर होने लगा था, नए टैक्सेस इन्हें पे करने पड़ते थे और ट्रेडर तथा मनी लेंडर्स द्वारा उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। ये मेन रीजन थे जिससे उन्होंने विद्रोह किया इन लॉज के खिलाफ, इन नियमों के, इन कानूनों के खिलाफ। 1831-32 में कोल्स ने विद्रोह किया, 1855 में संथाल्स ने, 1910 में मध्य भारत और बस्तर में कुछ ट्राइबल्स ने, और 1940 में महाराष्ट्र में बरली में भी विद्रोह हुए थे। अब बिरसा मुंडा, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। बिरसा मुंडा जी का जन्म 1870 में एक ट्राइबल परिवार में छोटा नागपुर में हुआ, और जब ये बड़े हो रहे थे तो इन्होंने
मुंडा अपराइजिंग की कहानियां सुनी, अपने बचपन में कहानियां सुनते हैं तो इन्होंने मुंडा अपराइजिंग जिनके पहले हुए थे उनके बारे में सुने। और इससे इस कम्युनिटी के लीडर्स के बारे में उनको जानकारी मिली। लीडर को सिरदार कहते थे, है ना। और इन लोगों कई लोगों के विद्रोह में शामिल होने के बारे में इनको जानकारी मिली और इन्हें प्रेरणा भी मिली, इंस्पिरेशन मिला। और ये उस गोल्डन एज की बातें करते थे। गोल्डन एज मतलब अच्छा टाइम है ना, तो उस गोल्डन एज की बात करते थे जब ये मुंडा लोग दिकूच के नियंत्रण से बाहर थे और मनी लैंडर्स वगैरह ब्रिटिशर से इनको वो दिकूच बोलते थे, आउटसाइडर्स को, और इन्हें अपने कष्ट का मेन मानते थे, है ना। तो वो उस समय की कल्पना करते थे कि जब ये इनके नियंत्रण से बाहर होंगे मुंडाज लोग और बाकी ट्राइबल्स भी, और इनके इंसेस्ट्रल राइट्स इनकी मिल जाएंगे, जो इनके अधिकार बहुत समय से चले आ रहे हैं, और जो खासकर जमीन पर या इनके फॉरेस्ट के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन पर, तो वो इनको वापस मिल जाएंगे और ये इसको एंजॉय करेंगे। लोकल लोकल ये अपने आप को लोकल सेटलर्स के डिसेंडेंट्स मानते थे, यानी उनसे इनका आगे इनका वंश बढ़ा हुआ है, ऐसे ये मानते थे। अपने मुल्क की लड़ाई ये लड़ रहे थे, अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे ताकि उनका अपना राज्य यानी कि मुंडा राज्य, गोल्डन राज्य जो है वापस आए। बिरसा लोकल मिशनरी स्कूल में गए थे और मिशनरीज को सुना भी था तथा उनकी बातें उनसे प्रभावित हुए थे, है ना। उन्होंने मुंडा बिरसा मुंडा जी ने कहा कि अगर मुंडा कम्युनिटी अपनी बुरी आदतें छोड़े, जैसे कि शराब पीना है ना, और विच क्राफ्ट में, इस तरह की चीज़ों में अंधविश्वास जो उसमें बिलीव करना छोड़े, तो ये काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने वैष्णव धर्म उपदेशकों, जो विष्णु की पूजा करते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं, तो वैष्णव धर्म उपदेशकों को भी उनके साथ समय बिताया और ये प्योरिटी के महत्व को समझा, है ना, आचरण की जो प्योरिटी होती है। तो बिरसा आंदोलन ट्राइबल समाज की सुधारने पर केंद्रित था, है ना। जैसे लिकर कंज्यूम करना, लिकर ड्रिंकिंग छोड़ना, गांव की सफाई, विच क्राफ्ट में विश्वास रखना, है ना, इन चीज़ों को करना, और कुछ चीज़ों को जो बुरी चीज़ है उनको छोड़ देना, जैसे लिकर ड्रिंकिंग है इसको छोड़ना, विच क्राफ्ट को छोड़ना, गाँव में साफ सफाई रखना, अंधविश्वास ना करना, ये चीज़ें पर जोर दिया गया था। परंतु ये बिरसा मिशनरी स्कूल में गए जरूर थे, परंतु मिशनरीज और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के भी खिलाफ थे। उन्हें मुंडा आउटसाइड फोर्स बताते थे, बाहर के आए हुए लोग थे उनको मानते थे, जो कि मुंडा वे ऑफ लाइफ को रूइन कर रहे थे, उन लोगों के लाइफ में अनावश्यक दखल कर रहे थे ये मिशनरीज और जितने भी हिंदू लैंडलॉर्ड्स। अब 1859 में बिरसा जी ने अपने फॉलोअर से कहा कि वे अपने ग्लोरियस पास्ट को, जो रिच पास्ट था, है ना, प्रॉस्पेरस पास्ट था, उसको पुनः प्राप्त करें। तो इसी को गोल्डन एज कहते हैं थे बिरसा जी, जिससे कि मुंडा लोग उनकी दशा फिर से वापस अच्छी हो जाए, अच्छी तरह से जीवन जी सके। तो अंग्रेजों को बिरसा जी का राजनीतिक उद्देश्य बहुत बुरा लगा, है ना, वो चिंतित कर रहा था, क्योंकि उनको लगता था कि ये अंग्रेजों का राज्य समाप्त करके अपना राज्य चाहते हैं, बिरसा राज्य चाहते हैं। बाकी चीजों को तो वो समाज सुधार के रूप में देख रहे, जैसे शराब वगैरह न पीना, लेकिन जो बिरसा जी अपना राज्य लाने की, गोल्डन एज लाने की बात कर रहे थे, इससे अंग्रेज चिंतित हो गए कि हमें चैलेंज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना, उनके शासन को। तो बिरसा जी जो है मिशनरीज, हिंदू लैंडलॉर्ड्स, मनी लैंडर्स, इनको बाहर निकालना चाहते थे और मुंडा राज्य स्थापित करना चाहते थे। 1895 में ब्रिटिश ऑफिशियल ने बिरसा मुंडा को अरेस्ट किया और 2 वर्ष की जेल की सजा दे दी। बिरसा जी छूटने पर अपने गांव में टूर किया, उन्होंने पूरे गांव में घूमे और पारंपरिक सिंबल्स का यूज करते थे, और ट्रेडिशनल लैंग्वेज का और लोकल लैंग्वेज का यूज करते थे, ट्रेडिशनल सिंबल्स का, लोकल लैंग्वेज का, ताकि लोग इनको अच्छी तरह से इनके उपदेशों को समझ सकें और अपने लिए समर्थन जुटा रहे थे। दिकूच तथा यूरोपियंस के राज्य का अंत करना चाहते थे। अंग्रेजों के अलावा बाकी यूरोपियंस भी रहे होंगे, खासकर अंग्रेज उस समय थे, तो उनको वो बाहर निकालना चाहते थे। इनका सफेद झंडा इनका प्रतीक बन गया था, बिरसा मुंडा जी के राज्य का। 1900 में बिरसा जी ने इनको कॉलरा हो गया, उसकी वजह से स्वर्गवासी हो गए, है ना, इनका निधन हो गया बिरसा जी के 1900। आंदोलन उनके निधन से कमजोर हो गया, और परंतु इसका एक दूरगामी परिणाम निकला। इसके जो 2-3 मुख्य रिजल्ट्स हैं उनके जागरण के, बिरसा जी के आंदोलन के, पहला यह है कि कॉलोनियल गवर्नमेंट को ऐसे लॉज बनाने पर मजबूर किया जिससे कि
अपनी जमीन को आसानी से न दे सकें। कौन? ट्राइबल लोग, है ना। तो अब आसानी से उनकी जमीन को अंग्रेज लोग हथिया नहीं सकते थे। दूसरा क्या था, इन्होंने ये बताया कि ट्राइबल अन्याय के विरोध करने की क्षमता रखते हैं, है ना। भले वो कमजोर थे, सीधे साधे थे, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रिटिश राज्य को वो सारी कमियों को भी स्वीकार करेंगे। थैंक यू।